हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट के बारे में, जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसकी सिंपल सी एक परिभाषा आपको देता हूँ। अगर मैं आईटी प्लस पीपल प्लस बिजनेस प्रोसेस को जोड़ दूं तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अगर मैं दोबारा बताऊं कि अगर मैं कंबाइन कर दूं आईटी को, पीपल यानी कि यूज़र्स को और बिजनेस प्रोसेस को, देन दैट बिकम्स योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हमने इसकी दो डेफिनेशन लिखी है, तो हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन वन तो ये कहती है इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस टू अकम्प्लिश ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ठीक है। और जो उसकी दूसरी डेफिनेशन है उसको ही पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंटररिलेटेड components working together to collect, process, store and disseminate information to support decision making, coordination, control, analysis and visualization in an organization। देखो, सबसे पहले बात यह है कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है क्या है और उसे क्यों यूज़ करते हैं। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं अच्छी, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करती है ताकि वो अपनी कंपनी को अच्छे से चला सके, उसको अच्छे से मैनेज कर सके, ठीक है। अगर मैं आईटी का यूज़ करता हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, उनको मॉनिटर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं एंड हम उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आईएएस। तो हमने सारे यहाँ पे लिखे हैं। देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपका फर्स्ट वन है दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि होना ही चाहिए, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि आईटी प्लस पीपल प्लस आपका बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो भी होना चाहिए। द नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब अपना डाटा एक जगह से दूसरा पहुंचाने के लिए हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट इज डाटा बेस एंड डाटा वेयर हाउसेस, क्योंकि अब देखो हमने काम करना है डाटा के ऊपर, तो हमारे पास एक अच्छा डाटा बेस होना चाहिए, तभी हम डिसीजन ले पाते हैं, तभी हम किसी चीज़ को मॉनिटर कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट है ये ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोसीजर। अब ये हमें चाहिए बिकॉज अगर मैंने आईटी सिस्टम को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट करना है तो मुझे मैन पावर चाहिए, मतलब मुझे यूज़र चाहिए, मतलब काम करने वाले चाहिए जो सिस्टम को चलाएंगे, ठीक है। तो ये तो 5 कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएएस, या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ आईएएस। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना ईजी होना चाहिए। टाइमलाइनेस, मतलब आपका सारे काम टाइम से होने चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको टाइम से मिलना चाहिए। एक्यूरेसी, मतलब आपके सारे रिजल्ट्स जो हैं सही होने चाहिए। रेलेवेंस, मतलब आपके काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंप्लीट, मतलब पूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ आधे काम आप कर पाते हो और आधे काम नहीं कर पाते हो। अवेलेबिलिटी, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसको यूज़ ही ना कर पाओ। नेक्स्ट इज रिलायबल, सिंपल सी बात है, दैट शुड बी रिलायबल, जिससे हम ट्रस्ट कर सकें। कंसाइज एंड लास्ट वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कि वो थोड़ा सस्ता भी आपका होना चाहिए। अब आती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इसको CBIS भी हम बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है आपके भी, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ कि पहले हमारे पास पुराने टाइम में जो मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम होते थे, वहाँ पे हम रजिस्टर, लेजर वगैरह यूज़ करते थे इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। बट अब क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को और किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ ऑफ आईटी या यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। अगर मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, तो दैट बिकम माई कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। इंफॉर्मेशन सिस्टम के ये 5 कंपोनेंट हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि पीपल, नेटवर्क जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डाटा। और ये डायग्राम जो है वर्साटाइल है, मतलब आप इसको हर तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, और कोई डेफिनेशन आपने नोट करनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन नोट कर सकते हैं।
तो हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोज ऑफ पीपल कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस और इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। द टर्म is also sometimes used in more restricted senses to refer to only the software used to run a computerized database or refer to only a compute system। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है, आप सिंपल यहाँ तक का डेफिनेशन इजी है आपके समझने के लिए, शुरू से लेके यहाँ तक की ये वाला जो पार्ट आपका है, तो ये सिंपल आपको डिफाइन कर रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम में, और ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बहुत सारे टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमने बहुत सारे लिस्ट करे हैं, तो हम इसको वन बाय वन हम सभी को पढ़ेंगे भी। फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्कफ्लो सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक इन बिजनेस एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ये बहुत सारे हैं, इसके अंदर और भी तरह के मेरे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, बट हमने जो मेन जो कोर इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनको लिस्ट किया है, और हमने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनको चूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, TPS हम जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। लेन देन की क्रिया को, एक लेन देन की क्रिया को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, सिंपल भाषा के अंदर समझा जाए तो। और अगर मैं कंप्यूटर को यूज़ करूँ इस लेन देन के काम के लिए, तो वो बन जाता है मेरे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर यूज टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो रेगुलर जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बैंक के अंदर क्रेडिट होना या डेबिट होना, दिस इज़ योर ट्रांजैक्शन, और अगर मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ तो दैट बिकम माई ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए transaction processing system is to answer routine questions such as how many printers were sold today। मतलब कि जो हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक तो ये हमारी डेली बेसिस पे यूज़ होता है, जैसे कि सेल परचेज़ के लिए, डायरेक्ट सेल परचेज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड यूजली अगर मैं TPS यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि हाउ मेनी प्रिंटर्स वर सोल्ड टुडे, एक दुकानदार पूछ रहा है कि मैंने अपनी दुकान से कितने प्रिंटर आज बेचे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आप TPS करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ मच इन्वेंट्री डू वी हैव एट हैंड, कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची है, ये शॉपकीपर पता कर सकता है यूजिंग TPS। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर मिस्टर राजीव गोयल जी के हमारे पास कितने ड्यूज़ हैं, वो हम इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एग्जांपल्स आपसे पूछ सकता है कि होता किस तरह के जो TPS सिस्टम होते हैं, तो फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या होता है, मान लो आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, जहाँ पे वो कंप्यूटर में डाटा एंट्री करके आपको सामान बेच रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड माई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है। और ये क्या करता है, डेली रिकॉर्ड सेल्स, रोज़ आपका डेली जो सेल्स होते हैं उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब अगर दुकानदार ने सेल परचेज के लिए कंप्यूटर वहाँ पे रखा है और किसी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो वो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का एग्जांपल। नेक्स्ट इज पेरोल सिस्टम, मतलब सैलरी बनाने के लिए, लोन वगैरह के लिए भी आप TPS यूज़ करते हैं। स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, स्टॉक में सेल करना है, बाय करना है, वहाँ भी आप TPS यूज़ करते हो। एयरलाइन बुकिंग सिस्टम, वहाँ भी आप यूज़ करते हो, अपने फ़्लाइट बुक करनी है, कैंसिल करनी है, तो वो भी आपका TPS है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आप बाद में डिटेल में ही पढ़ोगे, बट यहाँ पे हमने इसको ब्रीफली को डिफाइन किया है MIS को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि MIS क्यों यूज़ करते हैं। तो MIS जो है वो यूज़ किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा, ठीक है। किसी कंपनी के जो मैनेजर हैं वो अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए MIS का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। MIS management information system or MIS are used by tactical managers to monitor the organization's current performance status। मतलब कि जो मैनेजर हैं अपनी कंपनी के करंट स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
एक बात आगे लिखी है, द आउटपुट फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज यूज्ड एज इनपुट टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो भी डाटा आपके टीपीएस ने कलेक्ट किया है वो इनपुट बन जाता है एमआईएस की, और मैनेजर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द एमआईएस सिस्टम एनालाइज द इनपुट विद रूटीन एल्गोरिथम्स। एक बात और, जैसे मैंने एमआईएस अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता करना है कि मेरी कंपनी कैसे चल रही है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एमआईएस है वो बहुत सारे एल्गोरिथम यूज़ करता है, और उसके अंदर वो क्या क्या काम कर सकता है, लाइक एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है बाकी चीज़ों से, उसकी समरी बना सकता है। ठीक है। एंड रिजल्ट्स बना सकता है, उसकी रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस रिपोर्ट। ठीक है। और रिपोर्ट्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में उसका रिजल्ट भी बना सकता है। ठीक है। और टेक्निकल मैनेजर है, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेके। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप एमआईएस यूज़ कर रहे हो तो जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, उसको एग्रीगेशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, और उसके ऊपर वो प्रेडिक्शन लगाते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, या मैंने ये कमी रह गई थी इस बार मुझे ये करना चाहिए, या मुझे ऐसे कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को। तो वो सारे काम जो एमआईएस के थ्रू वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ एमआईएस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन, कि आपने कितना सामान बेचा, आपको कितना आपका टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरह के वो काम करते हैं। ठीक है। बजटिंग सिस्टम, बजट बनाना कंपनी का या गवर्नमेंट का, उसके लिए भी आप एमआईएस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, कि अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आप एचआरएमएस यूज़ करते हो, तो वो भी एक तरह का आपका एमआईएस ही होता है, और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ की वो कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये भी आपका एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अभी हमने जो पढ़े हैं टीपीएस और एमआईएस वो भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है। और ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये भी आपका एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अब ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है कि सपोज आप एक मैनेजर हो और आपने कंपनी के लिए एक डिसीजन लेना, अभी मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब मान लो कि मैंने पता करना है कि मुझे कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके या मार्केट प्रेजेंस को लेके, तो हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हाँ अभी हमें नए प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए। ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर यूज्ड बाय सीनियर मैनेजर्स टू मेक नॉन रूटीन डिसीजंस। एक तो भी रेगुलर डिसीजन नहीं होते जो हम डे टू डे लाइफ में बनाते हैं, तो नॉन रेगुलर जो डिसीजन है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ इनपुट फ्रॉम इंटरनल सिस्टम लाइक टीपीएस एंड एमआईएस। ठीक है। जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके अंदर से इंफॉर्मेशन लेता है, एंड समटाइम एक्सटर्नल सिस्टम्स ऑल्सो। Now, the main objective of decision support system is to provide solution to problems that are unique and change frequently. ठीक है जी। अब आते हैं अपनी मेन बात के ऊपर। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और आंसर क्वेश्चन सच है, वो इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, लाइक what would be the impact of employee performance if we double the production load at a factory, कि अगर हम प्रोडक्शन डबल कर दें तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरह के डिसीजन आप ले सकते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट वुड हैपन टू आवर सेल्स इफ न्यू कंपटीटर एंटर्ड इन द मार्केट, कि अगर मेरे बराबर का कोई कंपटीटर सामान बेचने मार्केट में आता है तो मेरा क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से आंसर कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है क्या, उसके दो कोई एग्जांपल बताओ। तो वन इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, आपको फाइनेंस पर प्लान करना है। नेक्स्ट इज बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम, तो बैंक इसको बड़े अच्छी तरह यूज़ करते हैं कि सपोज़ करो कोई आपके बैंक में कोई यू आर ए मैनेजर और कोई लोन लेने आता है तो आपको अपने बारे में बताएगा। तो अगर आप डीएसएस यूज़ कर रहे हो तो आप पता कर लोगे इस बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिना किसी बोदरेशन के, बिकॉज सारी वो आपको इनपुट बताएगा, अपने इनपुट को कंप्यूटर में डालना है और आप बता सकते हो कि हाँ इसे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम,
अब जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये भी आपकी एक तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब एक्सपर्ट, जैसे इसका नाम है एक्सपर्ट, भाई ये जो सिस्टम होता है एक्सपर्ट होते हैं और ये हम इनको कंसल्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आपको कोई किसी इंसान को कोई डिसीज़ है, वो डॉक्टर के पास जाता है कंसल्ट करने, अपने बताएगा कि हाँ सर मुझे ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो डॉक्टर उसको बताता है कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम होगी और आप ये मेडिसिन ले लो। ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बताओ और वो आपको उसका सोल्यूशन बता देगा। ठीक है जी। अब सब इसके हम एक छोटी सी कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम इज़ ए नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम को पहले बनाना पड़ता है, ठीक है, और उसके अंदर नॉलेज हमें डालनी पड़ती है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो हम डालते हैं। ठीक है, और फिर इस इस नॉलेज का वो यूज़ करता है टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट टू यूज़र। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो हमें आंसर करता है कि हाँ भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो एक्सपर्ट सिस्टम इंक्लूड एक्सपर्टाइज इन ऑर्डर टू एड मैनेजर्स इन डायग्नोजिंग प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैनेजर की हेल्प करता है जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, और समटाइम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होती है। अब जो नॉलेज बेस्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। दिस मॉड्यूल परफॉर्म इन्फ्लुएंस ऑन द नॉलेज एंड ऑफर्स आंसर टू यूजर्स क्वेश्चन। तो अब जैसे हमने बताया कि एक नॉलेज बेस बना होता है, उस नॉलेज बेस को समझ के मतलब इन्फर करके हमें जानकारी वो देता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स इन बिजनेस। तो बच्चों ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। और बिजनेस में आजकल जो जितनी मेजर बड़ी कंपनीज हैं वो एआई का यूज़ करती हैं अपने काम को करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। अब मान लो अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, ठीक है, हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी है ये वाला अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट का। अब ये एआई को यूज़ करते हैं। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको सिमिलर काइंड के रिजल्ट देगा। आप यहाँ पे ये भी परचेज़ कर लो, क्योंकि आपने अगर कार परचेज़ करी है तो आप उसकी एसेसरीज़ भी परचेज़ करोगे। ठीक है, तो सारी जो एसेसरीज होती हैं वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, ताकि आप उसको परचेज कर लो और कंपनी का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, हम इसकी अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स मिमिक ह्यूमन एक्सपर्टाइज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन लार्ज डाटा सेट्स। अब इसको सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपका। देखो, कंप्यूटर में आपका खुद का दिमाग नहीं होता, वो जैसा आप बताते हो उसको वैसा ही करता है। बट यूजिंग एआई हम कंप्यूटर को ह्यूमन के जैसे सोचने वाला प्राणी या सोचने वाला सिस्टम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। भाई वो जैसे ह्यूमन डिसीजन लेता है वैसे ही मशीन डिसीजन ले। अब जैसे कि जो ड्राइवरलेस कार है, जिनके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता है, वो टोटली एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस होती हैं। ठीक है जी, ओके ना। सभी कंपनी, जो बड़ी कंपनियाँ लाइक अमेजन, फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई डाटा दैट इज़ मोस्ट रेलेवेंट टू यू। जो मैंने बताया वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। अब जैसे कि फेसबुक है, वो भी ऐसे ही करती है। मान लो आपने एक तरह की फेसबुक पे वीडियो देखी, ठीक है, तो आपको बार बार उसी तरह की वीडियो ऑटोमेटिक दिखाना शुरू कर देता है। मतलब जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने की कोशिश करोगे, बाकी जो वीडियो होंगी जो आप नहीं देख रहे हैं वो भी सेम टाइप की आपके पास सामने आ जाती हैं। ठीक है, सेम इज़ विद गूगल। आपने एक बार कोई चीज़ सर्च करी तो अगली बार जब गूगल खोलोगे ना तो उसके सिमिलर टाइप के आपको रिजल्ट वो देना शुरू करे, ताकि हाँ बंदा ये इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो ये है मेरे पास एआई। नेक्स्ट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ओलैब। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज यूज टू क्वेरी एंड एनालाइज मल्टी डायमेंशनल डाटा and produce information that it can be viewed in different ways using different multiple dimensions। ठीक है जी, अगर आपके पास बहुत तरह का डाटा है, नहीं काफ़ी तरह का डाटा है आपके पास, और आप उसमें से कोई जानकारी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओलैब को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप क्वेरी देंगे और जो अलग अलग तरह का डाटा है उसके अंदर से रिज़ल्ट बना के आपके पास आते हैं। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल इसके यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स को एक बार देख सकते हो। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, वही ओलैब कैसे काम करता है। सपोज़ करो किसी कंपनी के 4 स्टोर हैं, ठीक है, ABC या ठीक है ABCD, और हम पता करना चाहते हैं कि चारों ब्रांचेस पे
हमने कितनी सेल्स करी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि जो आपका सिस्टम होता है वो सेंटर होता है, मतलब आपको एक लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है, पर अगर आपने ऑल ऐप लगाया हुआ है तो आप मल्टीपल लोकेशन की जानकारी भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे और इस जानकारी को आप कंपेयर कर सकते हो कि कि आपके जो सेल्स टारगेट हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो और जो जैसे हमने बताया था कि जो है मल्टी डायमेंशनल डाटा को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है। जैसे कि हमने लिखा भी ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सेल्स एंड सेल्स वैल्यू रिप्रेजेंट डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टी डायमेंशन डाटा के ऊपर हमारा काम करता है ऑल ऐप। आप इस वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं बच्चों, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है उसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट्स ए सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर। भी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डिसीजन मेकर को सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टीन्यूस अवेलेबल, जो आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आपको काम करने में, आपकी कंपनी के काम करने में आपकी मदद करता है। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाती है। बेटर कस्टमर सर्विस, आपने अगर इसको यूज़ किया है तो काफ़ी कस्टमर को आप अच्छी तरह सर्व करते हैं कर पाते हैं। ग्रोथ इन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ एंड मेथड्स, आपकी जो कम्युनिकेशन है यूजिंग ओला वो थोड़ी बेस्ट हो जाती है, फास्ट हो जाती है, आप जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं, जल्दी रिजल्ट निकाल पाते हैं और अपने इफेक्टिव डिसीजन जो है जल्दी ले पाते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, आप अपना काम को पूरे ग्लोब के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक सिक्योरिटी इशू, जैसे कि हमेशा हर कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक इशू रहता है सिक्योरिटी का, तो वो यहाँ पे भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों की इसके जॉब जा सकती है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुशक्क़त वाला काम है, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये तो था ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कितने टाइप के होते हैं एंड इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट इज कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पूछे गए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और आई थिंक ये जो वीडियो देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो, थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।